हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 16.3 बेस थ्योरम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने 16 चैप्टर प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 16.1 और 16.2 कंप्लीट कर दी थी। अब अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 16.3। इसके अंदर आपके एक बेस थ्योरम है। बेस थ्योरम एक फार्मूले पे डिपेंड करती है, जो कि ये है, जहाँ पे आपके जो 16.1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, वो आपके बेस थ्योरम के अंदर भी है। बेस थ्योरम के अंदर भी एक आपको कंडीशन मिलेगी, एक आपको गिवन कंडीशन मिलेगी और एक आपको फाइंड करना होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो फाइंड करना है उससे रिलेटेड कंडीशन एक ही होती है, लेकिन बेस थ्योरम के अंदर अगर एक से ज़्यादा संभावनाएं वहाँ पे होती है, कंडीशन होती है, तो वो किसका होता है? बेस थ्योरम का। बेस थ्योरम में आपके जो फाइंड करना है, जो फाइंड करने की जो कंडीशन होगी, उससे रिलेटेड आपके एक से ज़्यादा कंडीशन गिवन होगी। केवल एक कंडीशन होती है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले से इजीली हो जाता है, और एक से ज़्यादा कंडीशन होती है तो आपको किससे करना है? बेस थ्योरम से करना है। बेस थ्योरम में क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं और कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है, 2 या 2 से अधिक होगी। अगर एक कंडीशन होगी तो वो आपके 16.1 एक्सरसाइज के जैसा करना, और एक से ज़्यादा कंडीशन होती है उसको आप 16.3 एक्सरसाइज के जैसे करेंगे। यहाँ पे आई आपके 1, 2 जितनी कंडीशन है उतने होंगे, और जे आपके टोटल कंडीशन होगी। जे भी आपके 1 से लगाकर जहाँ तक कंडीशन है वहाँ तक होगी। अगर मान लो कि 3 कंडीशन है, कितनी कंडीशन है? 3, और फाइंड करना E1। 3 कंडीशन दे रखी है और फाइंड क्या करना? E1। और गिवन कंडीशन कौन सी है? ए आपके गिवन कंडीशन है जो पहले से हो चुकी है। E1 आपके वो इवेंट है जो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। ई की जो इवेंट है उसकी कितनी कंडीशन दे रखी है? मान लो कि 3, तो फॉर्मूला बनेगा जो फाइंड करना वो ऊपर आएगा P ऑफ E1 P ऑफ A अपॉन E1 अपॉन P ऑफ E1। यहाँ पे तीनों कंडीशन लिखेंगे, P ऑफ A अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 P ऑफ A अपॉन E2 प्लस P ऑफ E3 P ऑफ A अपॉन E3। 3 कंडीशन है, तीनों आएगी, 4 कंडीशन है 4, और जितनी भी कंडीशन होगी वो सारी की सारी कंडीशन अपन नीचे लिखेंगे, और इन सब की वैल्यू अपन फाइंड करेंगे और इस फार्मूले के अंदर पुट करवा देंगे। जैसे ही वैल्यू फाइंड करने के बाद फार्मूले में पुट करवाओगे और सॉल्व करोगे तो आपके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये भी आपके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, और 16.1 है वो भी आपके क्या? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। दोनों में अंतर इतना सा है कि यहाँ पे जो फाइंड वाली कंडीशन है, जो कंडीशन फाइंड करनी है, उससे रिलेटेड एक से ज़्यादा कंडीशन दे रखी है। कंडीशन आपको एक से ज़्यादा मिलेगी। जब एक से ज़्यादा कंडीशन मिलती है तो इस फॉर्मूले से, बेस थ्योरम से करना है, केवल एक ही कंडीशन मिलती है तो आपको नॉर्मल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से करना है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 16.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिवन देयर आर 2 बैग। आपको 2 बैग गिवन है, बैग फर्स्ट एंड बैग सेकेंड। Bag first contain 3 red and 4 black ball, while another bag second contain 5 red and 6 black ball। पहले वाले बैग के अंदर 4 ब्लैक और 3 रेड, सेकंड बैग के अंदर 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडमली फ्रॉम वन ऑफ द बैग। एक बॉल है, उन दोनों बैग में से किसी एक बैग से एक बॉल आपको क्या करनी है? रैंडमली निकालनी है। इट फाउंड टू बी रेड। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों बैग में से आपको एक बॉल निकालनी, दोनों में से एक को सेलेक्ट करके एक बॉल निकालनी है, और गिवन कंडीशन क्या है कि वो बॉल इट फाउंड टू बी रेड, वो अपन को बॉल कैसी प्राप्त होती है? रेड प्राप्त होती है। इसका मतलब एक गिवन कंडीशन है, और ये आपको फाइंड करना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन
फ्रॉम बैग सेकंड। और किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ये बॉल कौन से बैग की होनी चाहिए, बैग सेकंड की होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो फाइंड करना है उससे रिलेटेड और कितनी कंडीशन है वो सारी लिखनी है। दो चीज़ें यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको केवल दो चीज़ों पे फोकस करना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे जिस पे फोकस किया था वो का वो इस पे भी आपको फोकस करना है। एक गिवन कंडीशन होगी और एक आपको फाइंड करने वाला होगा। जो गिवन कंडीशन है और जो फाइंड करना है उसके ऊपर फोकस करना है। जो गिवन कंडीशन उसको यहाँ पे ए लेट कर लेते हैं, अपन लिखते हैं सॉल्व। जो गिवन कंडीशन है उसको अपन क्या ले लेते हैं, लेट ए। ए क्या चीज़ है उसके बारे में लिख देते हैं कि रेड कलर बॉल। बॉल कैसी कलर की है, रेड कलर, रेड बॉल। ए का मतलब है बॉल है रेड, और जो फाइंड करना है उस इवेंट को अपन इवन ई ले लेते हैं। और जो फाइंड करना है वैसी बहुत सारी इवेंट आपको मिलेगी, यानी इसमें आपको जो फाइंड करना है कि वो बैग है वो कौन सा होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। और उसको अपन ले लेते हैं E2। सेकंड बैग के लिए E2 ले लेते हैं। E1 भी ले सकते हो, E2 भी ले सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार। मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, E2 ले रहा हूँ। जो फाइंड करना उसको, E2 क्या है, बैग सेकंड। इससे रिलेटेड और क्या क्या कंडीशन हो सकती है, बैग सेकंड हो सकता है तो बैग कितने, दो है, तो बैग फर्स्ट भी हो सकता है तो वो आपके हो जाएगा E1, बैग फर्स्ट। बस दो ही बैग है, या तो बैग सेकंड होगा जो बॉल आपको निकालनी है, सिलेक्ट करनी है, या तो वो बैग सेकंड में से सिलेक्ट करोगे या बैग फर्स्ट में से। वापस समझ लो पूरा, आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद दो चीज़ों पे फोकस करना है। फर्स्ट गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन को ए ले लो। सेकंड जो फाइंड करना, उस फाइंड करने को मैक्सिमम आप E1 मानोगे तो बेस्ट रहेगा, नहीं तो कुछ भी मान सकते हो, E1, E2, E3। यहाँ पर मैंने E2 माना है। इसका रीज़न ये है कि बैग सेकंड है तो सेकंड के लिए E2 मानोगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा। E1 भी मान सकते हो, E1 का मतलब होता है बैग फर्स्ट, E2 का मतलब होता है बैग सेकंड, ठीक है। या फिर अपोजिट भी मान सकते हो, E1 का मतलब बैग सेकंड और E2 का मतलब हो गया बैग फर्स्ट। कुछ भी मान सकते हो, जो माना फिर उसके अकॉर्डिंग आप आगे काम करो। अब फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला है P ऑफ, जो फाइंड करना है उसको ऊपर, किसको फाइंड करना है, E2 को, तो यहाँ पे E2 लिखोगे। P ऑफ E2 अपॉन जो गिवन कंडीशन है वो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी होता है जो फाइंड करना हो, जो गिवन कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे जो फाइंड करने वाली कंडीशन है वो एक से ज़्यादा है। अगर एक ही कंडीशन होती तो सीधे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से होता, यहाँ पे एक से ज़्यादा कितनी है, दो ही है। तो जो फाइंड करना है उसको यहाँ पे लिखा जाएगा P ऑफ E2, यहाँ पे आ जाएगा P ऑफ A अपॉन E2 अपॉन, जितनी भी कंडीशन सारी एक साथ लिखी जाएगी, E1 P ऑफ A अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 P ऑफ A अपॉन E2। E3 होता तो E3, E4 होता तो E4। ऊपर केवल वही कंडीशन लिखी जाएगी जो फाइंड करनी है, और नीचे सारी कंडीशनों का सम। फाइंड करने वाली कंडीशन, टोटल कंडीशन, किसका फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी का। तो ये आपके प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब इसमें से एक एक चीज़ फाइंड करते हैं, जो जो अपन को फाइंड करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया, बस यहाँ तक मेन था। क्या फाइंड करना, क्या गिवन है, वो निकालने के बाद अब एक एक चीज़ फाइंड करना आसान हो जाता है। P ऑफ E1 फाइंड कर लेते हैं। P ऑफ E1 है तो P ऑफ E1 फाइंड कर लेते हैं। E1 अपन ने क्या माना है कि आपको कौन सा बैग सिलेक्ट करना है, फर्स्ट बैग। तो दो ही बैग है, दो बैग में से फर्स्ट बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। P ऑफ E2, दो बैग में से सेकंड बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 1/2। टोटल बैग दो है और सिलेक्ट कौन सा करना है, एक बैग, तो दोनों की क्या हो जाएगी 1/2। फिर इसके बाद में P ऑफ A अपॉन E1, A अपॉन E1। E1 जो नीचे लिखा हुआ वो पहले से हो चुका है, यानी कि E1 का मतलब होता है बैग फर्स्ट। बैग फर्स्ट पहले से अपन ने सिलेक्ट कर लिया है, उसमें से कौन सी बॉल निकालनी है, A का मतलब है रेड कलर की बॉल। बैग से फर्स्ट अपन ने पहले से ही सिलेक्ट कर लिया है, उस बैग फर्स्ट में से A का मतलब है रेड बॉल आपको निकालनी है। बैग फर्स्ट देखो, अगर यहाँ पे आप गौर करोगे तो बैग फर्स्ट के अंदर है 3 रेड,
बैग फर्स्ट के अंदर कौन सी कितनी रेड कलर की बॉल है? 3। टोटल बॉल कितनी है? 3 + 4, टोटल बॉल है 7। नेक्स्ट है आपके P ऑफ A/E2, यानी सेकंड बैग में से आपको कौन से कलर की बॉल निकालनी है? रेड कलर की बॉल निकालनी है। तो यहाँ पे सेकंड बैग है जिसमें रेड कलर की बॉल है 5 और टोटल 5 और 6, टोटल बॉल है 11। तो ये आपके सारा आ गया। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखेंगे और इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। E2/A, अब इसको सॉल्व करते हैं। P ऑफ E2 कहाँ है? ये रहा 1/2 इंटू P ऑफ A/E2 कहाँ है? 5/12। अब नीचे सब है, नीचे आप P ऑफ E1 जो कि 1/2 है, P ऑफ A/E1 जो कि आपके 3/7 है, प्लस P ऑफ E2 है 1/2 और P ऑफ A/E2 है 5/11। यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 को 1 से तो 5 और 2 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 22। यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, नीचे मल्टीप्लाई करवाया 14, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 5, नीचे मल्टीप्लाई करवाया 22। अब आपको लेना है एलसीएम। ऊपर है 5 ऊपर आपके 5/11, 5/22। नीचे आपके एलसीएम ले लेते हैं 14 और 22 का एलसीएम। यहाँ पे आपके 14 और 22 एलसीएम निकालेंगे। 2 का डिवाइड 7 और 11, फिर 7 फिर 11, तो इसका एलसीएम आ जाएगा इन सब का मल्टीप्लाई। 11 इंटू 7 आपके हो जाएगा 77, 77 इंटू 2 आपके हो जाएगा 154। तो एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 154। 154 एलसीएम हो गया। 14 का डिवाइड 154 के अंदर दे दो। जब 14 का डिवाइड 154 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 11 बार। सॉरी 14 एकम 14 और ये 11 बार। 11 को ऊपर वाले से क्या करवा दो? मल्टीप्लाई, प्लस 22 का डिवाइड किस में दे दो? 14 में दे दो तो कितनी बार जाएगा? सॉरी 154 में दे दो तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 को ऊपर वाले नंबर कितने 5 से करवा दो मल्टीप्लाई। ऊपर आपके है 5/22। डिवाइड के अंदर डिवाइड नीचे वाला पलट जाता है, ये ऊपर चला जाएगा 154 और ये नीचे आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाए 33 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाए 35। ऊपर आपके है 5 इंटू 154 अपॉन नीचे है 22 इंटू, इनको ऐड कर लो 8 + 6, ये हो जाएगा 68। अब काट दो 22 की टेबल से 1 बार और ये आपके 22 की टेबल से 7 टाइम्स कट जाएगा। अब कोई कट नहीं रहा है, मल्टीप्लाई करके लिख दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाए 35, नीचे है 68। ये आपके क्या हो जाएगा? आंसर। फॉर्मूले में वैल्यू रख के आपको क्या करना है? सॉल्व करना है केवल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ए डॉक्टर हैज़ टू विजिट ए पेशेंट। एक डॉक्टर है, पेशेंट को देखने के लिए जाता है। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज़ नाउन दैट द probabilities that he will come by train, bus, scooter or by other means of transport are respectively
ट्रेन से जाने की प्रोबेबिलिटी है 3/10 और बस से जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/5, स्कूटर की है 1/10 और अदर ट्रांसपोर्ट की प्रोबेबिलिटी है 2/5. द प्रोबेबिलिटी इज दैट ही विल बी लेट आर 1/4, 1/3 एंड 1/13 इफ़ ही कम बाय ट्रेन. अगर ट्रेन से जाता है तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो लेट होगा. बस से जाता है तो उसकी है 1/3. स्कूटर से जाता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/30. बट इफ़ ही कम बाय अदर ट्रांसपोर्ट, वो किसी दूसरे ट्रांसपोर्ट से जाता है, देन ही विल नॉट बी लेट, वह लेट नहीं होता. यानी उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0. लेट नहीं होता तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी होगी 0. व्हेन ही अराइव ही इज़ लेट. अब यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन ही अराइव ही इज़ लेट, वह कैसे पहुँचता है? लेट पहुँचता है. व्हाट इज़ ये गिवन कंडीशन, इसमें पहले से दे दिया है कि वह लेट पहुँचता है. दो चीज़ अपन को चाहिए होती है, एक तो गिवन कंडीशन, तो ये आपके गिवन कंडीशन जिसको अपन ए लेट कर लेते हैं, इसके अंदर लिखेंगे ही इज़ लेट, या पूरा लिख सकते हो ही अराइव ही इज़ लेट, वह लेट पहुँचता है. दूसरा आपके E1 जो आपको फाइंड करना होता है. फाइंड करना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम बाय ट्रेन, वो किससे पहुंचता है? ट्रेन के द्वारा. तो यहाँ पे E1 का मतलब हो गया ट्रेन, कम बाय, कम्स बाय ट्रेन. फिर E1 की जैसे जैसे कौन कौन सी कंडीशन है? E2. ट्रेन के अलावा और कौन कौन से ट्रांसपोर्ट है इसके साथ में? ट्रेन के अलावा है इसके अंदर आपके बस, तो कम बाय E2 का मतलब क्या? बस. E3 आपके है स्कूटर. E3 आपके हो गया स्कूटर. फिर E4 भी है जो कि क्या? अदर ट्रांसपोर्ट. E4 हो जाएगा आपके अदर ट्रांसपोर्ट. देखो ट्रेन के द्वारा भी जाता है, बस के द्वारा भी जाता है, स्कूटर के द्वारा भी जा सकता है, और लास्ट E4 है आपके कि अदर ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी वो जा सकता है. चारों इसके अंदर दे रखी है, ट्रेन दे रखी है, बस, स्कूटर और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कि दूसरे किसी अदर फार्मूला. इसका फार्मूला बन जाएगा, आपको फाइंड करना है, वो ऊपर लिखना है, आपको फाइंड करना है E1 का मतलब तो किससे जाता है? ट्रेन से जाता है, ये फाइंड करना है. E1 को क्या माना था? ट्रेन, और ट्रेन वाला फाइंड करना, और नीचे आएगा गिवन कंडीशन. इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अपन इसके अकॉर्डिंग पूरा फार्मूला लिखेंगे. यहाँ पे आएगा जो फाइंड करना वो P ऑफ E1, और ये हो जाएगा P ऑफ A अपॉन E1 अपॉन इधर हो जाएगा P ऑफ E1 P ऑफ A अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 P ऑफ A अपॉन E2 प्लस P ऑफ E3 P ऑफ A अपॉन E3 P ऑफ E4 P ऑफ A अपॉन E4. 4 तक है तो चारों लिखने, E1 E2 E3 और E4. अब सबकी धीरे धीरे करके क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी. अब सबकी वैल्यू निकालेंगे अपन. सबसे पहले E1 निकाल देख के P ऑफ E1 क्या माना अपन ने कि वो किससे जाता है? ट्रेन से जाता है. ट्रेन से जाने की प्रोबेबिलिटी ये लिखा हुआ है. ट्रेन से जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4. ही विल कम बाय ट्रेन, ट्रेन से जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/10. सॉरी, वह किससे जाता है? बस से जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है ट्रेन बस की है 1/5. वह स्कूटर से जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी E3 का मतलब क्या? स्कूटर से जाने की प्रोबेबिलिटी 1/10, और अदर ट्रांसपोर्ट से जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है E4 की 2/5.
अदर ट्रांसपोर्ट की कितनी है 2/5। ये चारों हो गए। फिर इसके अलावा A/E1 निकालेंगे, P ऑफ A/E1। ए का मतलब होता है वो लेट जाता है, E1 का मतलब किससे जाता है, E1 का मतलब ट्रेन से जाता है। ये पहले से गिवन है कि वो किससे पहुंचता है, ट्रेन से पहुंचता है, और वो लेट होता है, यानी ट्रेन से पहुंचता है और उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी वो आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखी है। अगर ट्रेन से जाता है उसकी लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। P ऑफ A/E2। E2 का मतलब होता है वो किससे जाता है, बस से, और लेट होने की प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन में दे रखी है डायरेक्ट कि अगर वो बस से जाता है और लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3। फिर P ऑफ E3 A/E3। E3 का मतलब होता है वो स्कूटर से जाता है और लेट होने की प्रोबेबिलिटी जो कि दे रखी है 1/13। और लास्ट आपके है वह अगर अदर ट्रांसपोर्ट से जाता है, E4 से जाता है और लेट होने की प्रोबेबिलिटी वो कभी लेट नहीं होता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इन सब की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखनी है और आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और आपका इसका आंसर आ जाएगा। ईजी है सॉल्व करना, एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट था कि क्या गिवन है और E1 क्या है, E2 क्या है, E3 क्या है, ये क्या है, ये निकालना इम्पोर्टेंट था। इसके आगे केवल सॉल्यूशन है, आप वैल्यू रखोगे और कैलकुलेशन करनी है, जो कि कर लेना। अब देखते हैं, ये आप कंप्लीट कर देना। प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करना, तो मैं इसको पूरा सॉल्व करवा दूंगा। अब आगे कुछ नहीं बचा है, आपको केवल वैल्यू रख के क्या करनी है, सॉल्व